नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपना जो आज लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, जैव प्रौद्योगिकी का थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई इनका जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के अंदर, मेडिकल में और जो ट्रांसजेनिक है उनमें क्या क्या इनकी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी का बड़ा ही योगदान है। कृषि के क्षेत्र में देखो तो आप, मेडिकल क्षेत्र में देखो, ठीक है, या फिर ट्रांसजेनिक जो जीवों के अंदर जो है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीवों को तैयार किया जाता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्लांट को तैयार किया जाता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ज्यादा टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ऐसे जिनको हाल जो डिस्कवर किए हुए हैं उनके बारे में। देखो, जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी के ये 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। ठीक है, पहला है उन्नत किस्में, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। यानी किसी भी में एंजाइम या उत्प्रेरक का क्या करना, निर्माण करना। सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम निकालना उनमें से, या उत्प्रेरक का निर्माण करना। ये क्या है, एक इसकी अनुसंधान क्षेत्र है। दूसरा जो है वो क्या है कि उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, कि वो उत्प्रेरक किस परिस्थितियों में कार्य करेगा। ठीक है, तीसरा जो है वो है अनुप्रवाह प्रक्रम तकनीक है का प्रोटीन एवं कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, इसमें शुद्धिकरण किया जाता है उनको बाहर निकाल के। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र जो है, पहले तो है सूक्ष्म जीवों से एंजाइम को लेना, फिर अभियांत्रिक में सर्वोत्तम परिस्थितियां या उसका एनवायरमेंट कैसा होगा। ठीक है, और फिर जो है उसमें से क्या है, जो प्रोटीन कौन सा है या कार्बनिक यौगिक अपन ने कौन सा किया, उसका शुद्धिकरण करना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो बायोरिएक्टर जो होते हैं उनके अंदर से उनका क्या किया जाता है, उनका निस्तारण, मतलब उनसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो उस बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, और फिर उनकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग के बाद में फिर वो मार्केट के अंदर क्या जाते हैं, जो बिक्री के लिए या सेलिंग के लिए जाते हैं। जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन निकालने के बाद में उसको कई सारे, जैसे सबसे पहले एनिमल पे टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद में जो है जीवो पे होगी। ठीक है, और उसमें भी देखा जाता है कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उन पे होती है। ठीक है, फिर जो मिडल वाले पे होती है और फिर चाइल्ड पे की जाती है। फिर उनमें देखा जाता है कि उनमें क्या क्या रिएक्शन आ रही है। अगर रिएक्शन आती है तो फिर उसको वैलिड नहीं करते, और अगर रिएक्शन नहीं आ रही है तो उसको मार्केटिंग में सेलिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो कई सारे प्रोसेस के बाद में, गुजरने के बाद में उसको सेलिंग में डाला जाता है। नेक्स्ट है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्षेत्र, क्या उपयोग है। सबसे पहला है कृषि जो होती है वो अलग अलग तरह की है। पहली है कृषि रासायनिक आधारित, ठीक है, जिसमें केमिकल को यूज में लिया जाता है, फर्टिलाइजर को यूज में लिया जाता है, वो कृषि। दूसरी होती है अपने कार्बनिक, जिसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, और तीसरा जो है आनुवंशिकता निर्मित फसल, जिसमें कुछ ऐसे चेंज करके कुछ ऐसी फसलें बनाई जाती है जिनको उगाया जाता है। यानी प्लांट के अंदर आनुवंशिक तौर पे उनके जीवों के जीन के अंदर कोई चेंज करके, या उनसे जो बनाई जाने वाली फसल जो है, एक तो उस पर कृषि की जाती है। दूसरी जो होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, और जो पहली जो है वो कौन सी है, रासायनिक वाली है। कौन सी है, रासायनिक वाली है। ठीक है, तो ये 3 तरह की फार्मिंग की जाती है। हरित क्रांति जो हुई, हरित क्रांति, ठीक है, तो हरित क्रांति होने के बाद में, पहले हरित क्रांति इससे पहले क्या है कि धान्य जो फसलें जो थी, ठीक है, गेहूं जैसे थे, तो उनकी अपन क्या करते थे, पहले इंपोर्ट करते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद में उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई, ठीक है, कि आपूर्ति जो है वो कितनी गुना होगी, 3 गुना वृद्धि होगी। और सफलता मिलने पर आज अपन क्या कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या में पेट भरण संभव नहीं है। मतलब हरित क्रांति के होते हुए भी क्या है कि आजकल जो है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उनके लिए जो है वो खाद्य की आपूर्ति जो हो रही है वो क्या आ रही है, उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद में भी 3 गुना वृद्धि हो गई
लेकिन उसमें भी क्या हो रही है, इसके बावजूद भी मनुष्य की जो बढ़ती जनसंख्या है उसमें खाद्य आपूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसमें ऐसी कुछ टेक्निकों को यूज किया जिसमें उत्पादन को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा है ऐसे पौधे, ऐसे जीवाणु या ऐसे कवक या जंतु जिनमें जीन हस्त कौशल द्वारा क्या की जा सकती है, परिवर्तन की जा सकती है, तो उनको यूज में लिया जाता है। आनुवंशिक रूपांतरित जीवों जैसे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बनाती है जीएमओ। ठीक है, जीएमओ जिसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें जीनों के अंदर क्या हेरफेर करके उनको बनाया जाता है, और यही कहलाते हैं ट्रांसजेनिक जीव। क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक, आनुवंशिक रूपांतरण। ठीक है, यानी उसमें जीनों में क्या किया गया है, चेंज करके फिर इनको बनाया जाता है, तो उनको बोलते हैं जीएमओ। क्या बोला जाता है, जीएमओ, आनुवंशिक रूपांतरण। तो अपन क्या कर सकते हैं, आनुवंशिक रूपांतरण करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, या ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जिनको हस्तकौशल के द्वारा जीन को अपन स्थानांतरित कर सकते हैं, वो टेक्निक यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में इनका उत्पादन बढ़ाए। ठीक है, अब जीएम पौधे जो बनाए गए हैं, ठीक है, उनकी उपयोगी कई प्रकार से लाभदायक है। तो इनको क्यों बनाया जाता है, पहला जो है कि अजैविक प्रतिबलों, जैसे ठंडा ज्यादा हो गया तो भी वो सहन कर पाएंगे। ठीक है, यानी उनमें टॉलरेंस की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, टॉलरेंस की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, उनमें ज्यादा होती है। सूखा हो गया ज्यादा तो भी सहन कर पाएंगे, लवण की अगर ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है तो भी वो सहन कर पाते हैं, और टेम्परेचर ज्यादा है के प्रति कैसे होते हैं, सविष्णुता होती है। सविष्णुता यानी उनमें सहन करने की क्या होती है, ताकत होती है। ऐसी फसलों का निर्माण करवाएंगे तो उनको कहीं पे भी किसी भी कोने पे अपन क्या किया जा सकता है, उनको बोया जा सकता है, क्योंकि ये जो है क्लाइमेट फैक्टर है, वो क्लाइमेट फैक्टर पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठंड में ज्यादा ठंड सहन कर सकता है, सूखा सहन कर सकता है, सैलिनिटी है, लवणता सहन कर सकती है, टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ठीक है, तो उनको वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो जीएम पौधे से ये फायदा हुआ है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि रासायनिक जो कीड़े नाशक हो, अपन क्या कर रहे थे, जो बाहर से ऐसे जो पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं, जिनसे कई सारे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है, और एक चलता है जिसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन, बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे केमिकल जो फर्टिलाइज जो है, कीड़ीनाशक जो है, उनको पेस्टिसाइड जो है जिनको यूज किया गया है, जब क्या हो गया, जब पानी आएगा, बरसात होगी तो वो वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है, बह के और कहा चले जाएंगे, जमीन में, और जमीन में वो किसमें, जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे, और वहां से जाएंगे वो पादप के अंदर। और पादप का जो प्रोडक्ट जो होता है, जिसको अपन फूड चेन, खाद्य जाल जो होती है, ठीक है, या खाद्य श्रृंखला जो है, उनके अंदर वो क्या होते हैं, चलते जाएंगे, और चलने के कारण जो टॉप कंज्यूमर होता है उसके अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं। टॉप जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, यानी जो अपन कह सकते हैं जो सीड्स पे उपभोक्ता होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन उसको बाहर से तो कोई, जैसे एप्पल लाई, एप्पल के अंदर अगर केमिकल है, बाहर से अपन कितना भी धो ले उसको, ठीक है, लेकिन वो केमिकल का है, उसके अंदर है, तो सीधी सी बात है, जो खाएंगे तो अपने अंदर जाएंगे, तो धीरे धीरे अपन खाते रहेंगे तो वो पीड़क जो है, पीड़क नाशक जो पदार्थ जो है, वो अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो आजकल ऐसे प्लांट को, अच्छा, उसको भी डालना जरूरी होता है, अगर नहीं डालेंगे तो अपना उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, तो करे तो करे क्या, तो जिसमें क्या करेंगे, अपन जीएम पौधों का बनाएंगे। और जीएम पौधे क्या करेंगे, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें खुद ही पीड़क नाशक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें खुद में ही होती है, यानी खुद ही क्या कर लेते हैं, रोग प्रतिरोधक, यानी उस रोग को आने नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, अपने को कीटनाशक या जो पीड़क नाशक जो पदार्थ है उनको कम से कम क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कम निर्भरता करना पड़ता है, पीड़क नाशक या प्रतिरोधी फसल अपने पास में मिल जाती है। ठीक है, तो जीएम से ये फायदा हुआ। दूसरी है, कटाई के पश्चात होने वाली अनादि नुकसानों को कम करने में सहायक है। जैसे हार्वेस्टिंग होने के बाद में जब अपन स्टोरेज करते हैं तो उसमें भी नुकसान होता है, तो कई सारे कीट वगैरह जो है वो उसको खा जाते हैं। ठीक है, फसलों जो अपने दाने जो है
ठीक है। तो उनको बचाने के लिए भी आजकल जो ऐसे जो जीएम जो पौधे तैयार करके उनके सीड के अंदर भी उनमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो खाद्य पदार्थों को पोषण स्तर में वृद्धि एवं शीघ्र मृदा उर्वरकता समापन को रोकना। ठीक है। एक तो है उसकी जो है पोषणिक स्तर जो होता है उसके अंदर वृद्धि करना, यानी कम पोषक तत्वों में भी वो अच्छी तरह से क्या कर देंगे, उत्पाद को देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगी कि मृदा की जो उर्वरकता होगी वो समाप्त नहीं होगी, वो बनी हुई रहेगी, क्योंकि उसमें कम से कम, ठीक है, कम से कम जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों को लेकर भी पादप जो होता है वो उतना ही उत्पादन दे रहा है। तो ये सारी बातें जो होगी वो अपन इस समस्याओं से क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं हरित क्रांति से। हरित क्रांति के अंदर जो आपूर्ति हुई है उसमें अंदर जो जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है हरित क्रांति के बाद में। ठीक है। अच्छा, ये मतलब नहीं है कि हरित क्रांति के बाद में जनसंख्या बढ़ी है, ये इसका मेन जिम्मेदार है, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हरित क्रांति होने के बाद में भी जो जनसंख्या इतनी जो वृद्धि दर हो रही है कि आपूर्ति जो हो रही है वो कम हो रही है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने को कुछ ऐसे पादपों को तैयार करना पड़ेगा जिनको बोलेंगे अपन जेनेटिक मॉडिफाई। अच्छा, फर्स्ट में करेंगे तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, जो है वो रसायनों को यूज करना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन बनाना है तो वो, लेकिन रसायन जो होते हैं वो अपने लिए हार्मफुल है। ठीक है। कार्बनिक अगर देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसमें उत्पादन कम होता है, लेकिन फर्टिलिटी जो होती है वो सॉइल की बनी हुई रहती है। ठीक है। आनुवंशिक रूपांतरण ये एक चारा है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, इसमें चेंज करके फिर क्या कर सकते हैं अपन, कई उत्पादों में वृद्धि कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि, उदाहरणतः जैसे विटामिन ए, समुद्र धान, यानी धान के अंदर जैसे विटामिन ए, जैसे गोल्डन राइस आया था। ठीक है। तो गोल्डन राइस के अंदर क्या है, ये भी एक जीएम है, ट्रांसजेनिक पादप है। इसके अंदर क्या है, विटामिन ए की ज्यादा मात्रा होती है। अब अपने को चाहिए क्या, विटामिन ए की ज्यादा मात्रा चाहिए। ठीक है। तो आप उस धान के अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है, अच्छा, तो वो अपन जैसे खाएंगे तो अपने विटामिन ए की मात्रा जो हो जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है। ये है इसमें जीएम पौधों के उपयोग है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आता है एक, आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है वो क्या है, एक कॉटन है। ठीक है। अच्छा, बीटी नाम इसलिए दिया है कि इसके लिए एक बैक्टीरिया को यूज करता है जिसका नाम है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है। तो बीटी कॉटन किससे बना है, अच्छा, बीटी कॉटन में होता क्या है, बीटी कॉटन के अंदर क्या है कि एक ऐसा कॉटन का प्लांट है जिसके अंदर क्या होते हैं कई सारे, जैसे पहले क्या होता था कॉटन के अंदर निमेटोड्स जो होते हैं, कीड़े लग जाते थे। ठीक है। तो कीड़े लगने से क्या होगा, फसल का उत्पादन कम होता था। ठीक है। जो उसका जो राउंड बॉल बम जो होता था, बॉल जिसमें कॉटन आता है, वो जो हो जाता है उसके अंदर वो कीड़े लग जाते थे। अब क्या हुआ कि बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन तैयार किया है कि वो क्या करता है कि उसके अंदर एक केमिकल बनता है। उस केमिकल को जब वो जो उसको जो परजीवी है, ठीक है, जो निमेटोड है, जो उसके ऊपर रह के क्या कर रहे हैं, उससे खाना ले रहे हैं, वो जब इस केमिकल को खाते हैं तो उनके पेट के अंदर, उसके गट के अंदर वो चला जाता है और गट के अंदर जाके उनको कैसा कर देता है, परफोरेट कर देता है गट को। और परफोरेट का मतलब होता है उसके गट के अंदर छेद हो जाता है, छिद्रित हो जाता है, और जिससे उस कीड़े की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अच्छा, तो फिर ये आपके मन में ये भी होगा कि भाई दूसरा कोई कीड़ा अगर आए तो ये स्पेशल होता है, केवल इसी के कुछ जातियों के अंदर ही जो इसके लिए हार्मफुल है उनको ये नष्ट करता है, जो यूजफुल वाले हैं उनको ये नष्ट नहीं करता। तो ये फायदा है, इसलिए ये ज्यादा चलता है। ठीक है। तो बीटी कॉटन एक प्रकार का क्या है, एक विष है, जीएम विष पादप है। ठीक है। जो एक जीवाणु जिसका नाम है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, क्या नाम है इसका, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है। बेसिलस थुरिनजेनेसिस से इसको तैयार किया गया है। अच्छा, बीटी विष जीन जो कहां पे से क्लोन किया जाता है, अच्छा, उस बेसिलस के अंदर एक जीन होती है जिसको बोलते हैं अपन क्राइजीन। कौन सी जीन बोलते हैं, इसके अंदर कौन सी जीन होती है, क्राइजीन होती है। ठीक है। उस क्राइजीन को निकाला जाता है और किसमें डाला जाता है, वेक्टर के अंदर डाला जाता है। वेक्टर कोई भी हो सकता है, प्लाज्मिड। ठीक है। क्राइजीन इस बैक्टीरिया से निकालते हैं। ठीक है।
और वेक्टर के अंदर डालते हैं। उस वेक्टर को किसमें, पादप कोशिका के अंदर, कोशिका में डाला जाता है, ठीक है, शुरुआती दौर के अंदर, ठीक है। तो शुरुआती दौर के अंदर डालेंगे तब ये क्या करेगा, वो एक जीव विष बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जीव विष जो होगा, जो इसके अंदर अपना आप क्या होता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। और जो इस ऐसे बीजों को जब उगाएंगे तो क्या होगा, जो बीज उगेंगे उनके अंदर वो क्या हो गया, जैव विष ऑटोमेटिक पहले से ही क्या होता जाएगा, बनता रहेगा। तो इसके ऊपर वो कीड़े नहीं लगेंगे। तो जीवाणु से क्रोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्ति होकर कीटों व पीड़कों के प्रति प्रतिरोधक पैदा करता है, ठीक है। कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जैव पीड़क नाशक का निर्माण करता है। इसमें आपको किसकी जरूरत नहीं है, कीटनाशकों की। तो इसके कारण क्या हुआ, देखो अब खुद ही वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड अपने अंदर ही बना रहा है एक तरह से देखे तो, ठीक है। तो आपको बाहर से पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसी पेस्टिसाइड है जो दूसरों के लिए केवल हार्मफुल नहीं है, केवल उन कीटों के लिए ही हार्मफुल है। उदाहरण के लिए बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू और सोयाबीन से इनको तैयार, ये इनके फसल जो है प्लांट को तैयार किया गया है। बीटी कपास बेसिलस थुरिनजिनेसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो कीट खाते ही, जो किसका नाम कहती है, पीड़क नाशक होती है, पीड़क नाशक होती है, ठीक है। जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथोडप्टेरस, तंबाकू की कलिका में कीड़ा आता है जिसको सैनिक कीड़ा भी कहते हैं। दूसरा होता है कोलियोपेट्रॉन जिसको मॉक, ठीक है, एवं डिप्टेरॉन जिसको मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होते हैं, ये आते हैं। बीटी विशिष्ट बीटी जीन जो होती है बेसिलस थुरिनजेनिस से क्या की जाती है, पृथक की जाती है। किससे पृथक की अपन ने, किससे पृथक की, जीन को बेसिलस थुरिनजेनिसिस से पृथक की, ठीक है। पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट की जाती है। अब समाविष्ट कैसे करेंगे, पहले पृथक की, फिर इसको वेक्टर में डाली, और वेक्टर में डालने के बाद में फिर पादप कोशिकाओं के अंदर इसको डाला जाता है। अच्छा, इसके लिए भी जो है पादप, जैसे टूमीजेनेसिस, बेसिलस टूमीफेसियंस, बेसिलस टूमीफेसियन, ठीक है। इसको परपोषी के रूप में, इसको इसके जरिए, इस वेक्टर को इसको इसमें डाला जाता है, ठीक है, प्लाज्मिड को, ठीक है। उसमें किसको लेते हैं अपन, प्लाज्मिड को लेते हैं। वेक्टर में किसको लेते हैं अपन, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को किस में डालते हैं, बेसिलस में, ठीक है। यहां से किस में जाता है, ये पादप में, या वो गन वाली होती है, ठीक है, ठीक है, जीन गन होती है, उसके द्वारा भी इसको उसके अंदर समाविष्ट किया जा सकता है। विद जीन द्वारा कूट बंद होती है जिसमें क्राई जीन कहते हैं उसको। कौन सी जीन, जिस जीन से ये कूट बंद होती है उसको कौन सी जीन बोलते हैं, क्राई जीन बोलते हैं। ये क्राई जीन कितने, दो प्रकार की होती है। एक तो क्राई जो होती है वो एसी होती है, एक तो होती है क्राई फर्स्ट एसी, और दूसरी होती है वो है क्राई सेकेंड एबी, ठीक है। ये दो जीन होती है जो दोनों क्या करती है, ये कपास में मुकुलन कर्मी, ठीक है, जो उसमें गांठ बनाता है, और मक्का में छेदक का काम करता है, उसको ये दोनों क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो ये कपास के अंदर देखेंगे तो जो मुकुलन बनाती है उसको रोकती है, ठीक है, और मक्के के अंदर क्या करती है, ये छेदक कर देती है, क्या कर देती है, छेद कर देती है, और उसको ये क्या करता है, ये क्राइजीन रोकी जाती है। ये क्राइजीन कहाँ पे मिलती है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस में मिलती है। वहां से इस क्राइजीन को लेते हैं क्योंकि ये कुछ केमिकल बनाती है जो क्या बोला जाता है, इनको कीटों से क्या करती है, ये रक्षा करती है, ठीक है। कीटों से क्या करेगी, ये इसको रक्षा करेगी, जिसमें फसल का उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये है बीटी कॉटन। अब पीड़क रोधी पौधे तैयार करना, ऐसे पौधे तैयार करना जिसके अंदर खुद ही क्या हो, क्षमता हो, जो जिसके अंदर क्या हो कि जो पीड़क जो है
और कीट जो है वो उनके ऊपर नहीं लगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये भी एक है, एक सूत्रीकर्मी जिसका नाम है मिलिया इनकॉग्नेसिया, मिलिया इनकॉग्नेसिया तंबाकू के अंदर ये आता है और पौधे की जड़ों को क्या कर देता है, ये संबंधित कर देता है। कौन कर देता है, ये किसमें करता है, तंबाकू के अंदर। तंबाकू के अंदर क्या कर लेता है, उनकी जड़ों को संबंधित कर देता है, यानी रोक देता है उनकी वृद्धि। अच्छा, उनकी वृद्धि रोकने से क्या होगी, एक तो पैदावार में काफी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो नुकसान होगा। अच्छा, इसके लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है जिसको बोला जाता है अंतःसेप आरएनए, अंतःसेप आरएनए। ठीक है, क्या होती है ये तकनीक, थोड़ा सा अपनी आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो, ये पैथोजिन है जो क्या करती है, अंदर जाती है, प्रोडक्शन इनसाइड द होस्ट, यानी सपोज मान लो किसके अंदर जा रही थी, कपास के अंदर, सॉरी तंबाकू के अंदर। ठीक है, तंबाकू क्या है, होस्ट है। तो अब हमने क्या किया कि एक डीएनए, ये डीएनए उसके अंदर है, पैथोजिन के अंदर जो कीड़ा है, ठीक है, मिलिया, उसके अंदर क्या है कि ये डीएनए जो है वो क्या बनाता है, एक आरएनए एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, डीएनए से इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, अनुलेखन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, अनुलेखन। और एमआरएनए से आगे जब प्रोटीन बनता है इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुवाद, अनुवाद, यानी एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवाद कहलाता है, और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, अब हुआ ये क्या, अब ये होस्ट, होस्ट के अंदर रिकॉग्नाइज द ट्रांसफर द पैरासाइट एमआरएनए। ठीक है, अब इसको पहले से पहले तो पता किया कि भाई कौन सा आरएनए है, उसका ही पूरक आरएनए, पूरक आरएनए मतलब जैसे या ए है तो इधर क्या होगा, यू होगा। ठीक है, तो ऐसा पूरक आरएनए मैंने इसका अपोजिट, ठीक है, वो यहाँ पे एक तो लिया जाता है कौन सा, डीएस, और एक लिया जाता है कौन सा, ये एस। ठीक है, ये डीएस होता है। ठीक है, डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड आरएनए, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अच्छा, ट्रांसलेशन किस पे होगा, सिंगल स्ट्रैंड पे होगा। सिंगल स्ट्रैंड होते ही, अच्छा नॉर्मल में क्या चल रहा है कि ये सिंगल स्ट्रैंड आया, ये बना, और यहां से ये प्रोटीन बन रहा है, ये बन रहा है, क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। फिर अपन ने क्या किया, यहां से होस्ट का ये एमआरएनए आया, और अपन ने क्या किया, इसका ये पूरक आरएनए, ये पूरक आरएनए आरएनए, ठीक है, ये अपन ने उसके अंदर डाल दिया, ये अपन ने उसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। अब ये पूरक आरएनए क्या हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, इस नीचे वाले के साथ में। अच्छा, इसको बनाना था प्रोटीन, ठीक है, अब वो प्रोटीन बन नहीं रहा है, अब वो प्रोटीन जो है वो बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे रुक जाता है। क्योंकि रुकने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे डीएस बन गया, कौन सा आरएनए बन गया, डीएस आरएनए बन गया। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाने के कारण। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड से ही बनता है कौन सा, प्रोटीन बनता है, डबल स्ट्रैंड से नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे होस्ट आरएनए पैथोजिन एमआरएनए अटैचमेंट ओनली द वन ऑफ द डीएस आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, वर्ड्स टू द पैथोजिन एमआरएनए। ठीक है, तो पैथोजिन, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रुक गया। ठीक है, ऑफ द पैथोजिन, पैथोजिन के अंदर एमआरएनए ड्यू टू द बाइंडिंग, एमआरएनए किसके साथ में बाइंड हो गया, उस पूरक डीएनए के साथ में, सॉरी पूरक आरएनए के साथ में क्या हो गया, बाइंड होने के कारण जो है वो यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रिवेंशन हो गया। अब ये प्रोटीन नहीं बना रहा है, अब वो कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या, किससे रोका आपने, इस पीड़क नाशक से रोका। तो ये बात यही कह रही है, देखो अंतरसेप जो है आरएनए सभी समीप केंद्रों के जीनों की कोशिकीय एक विधि है। इस विधि में विशेष दूत, ठीक है, द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात हो जाता है। किससे, द्विसूत्री, द्विसूत्री मतलब डबल स्ट्रैंड, दूत मतलब एमआरएनए, एमआरएनए को क्या बोलेंगे अपन, दूत आरएनए। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज लेके आता है, इसको मैसेंजर आरएनए भी बोला जाता है, दूत आरएनए।
ठीक है, ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डीएस आरएनए, जिसके फलस्वरूप दूध आरएनए में स्थानांतरण को क्या किया जाता है, कैसे करके, डबल स्ट्रैंड करके उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, प्रोटीन निर्माण है। प्रोटीन निर्माण किससे हो रहा है, एमआरएनए से। ठीक है, एमआरएनए जो होगा वो क्या बनाएगा, एमआरएनए जो होगा वो आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले, विषाणु से पाया जाता है। ठीक है, उस विषाणु से क्या लिया जाता है, आरएनए जीनोम। ठीक है, या पारंतन ट्रांसपोजोन से प्रतिकृतित के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए होता है ये, उस जो उसका कैसा पूरक आरएनए, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला जो डाला ना पूरक आरएनए, ये वायरस से आएगा। ये कहां से आता है, वायरस से। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक, ठीक है, डालने के लिए का उपयोग कर सूत्रीकर्मी के विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधे में क्या किया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। कि परपोषी कोशिकाओं में अब दो बनते हैं, तो सेंस वाला और प्रतिसेंस वाला, एंटी सेंस। ठीक है, आरएनए का निर्माण हो जाता है। दोनों आरएनए एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं, जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, जो क्या बना लेंगे, ये आरएनए और ये डाला जाता है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, द्विरज्जुक बना लेंगे। और द्विरज्जुक बनते ही क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो द्विरज्जुक होते ही क्या हो जाएगा, जिसके कारण आरएनए अंतरसेप आरंभ हो जाएगा, यानी आरएनए आई आरंभ हो जाएगा। अंतरसेप का मतलब आरएनए आरंभ। ठीक है, अब सूत्रीकर्मी में विशिष्ट दूत आरएनए कैसा हो जाएगा, जो विशिष्ट दूत आरएनए था वो कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। इसके फलस्वरूप परजीवी पोषिवा में विशिष्ट अंतःसेपी आरएनए की उपस्थिति के कारण परजीवी जीवित नहीं रह पाता। अब वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा क्या कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इससे, तो ये है पीड़क जो है प्रतिरोधी पौधे जो है वो इस तरह से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है जिसमें देखो जो भेजा है, ठीक है, जिसमें एंटी सेंस और सेंस मतलब एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो वो क्या बना लेंगे, दोनों पूरक मिलके अंतःसेप कर लेंगे और आरएनए निष्क्रिय हो जाएगा, यानी प्रोटीन रुक जाएगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। ये तो था कृषि के अंदर। अब चिकित्सा क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, ठीक है, मेडिकल साइंस में के अंदर इसका क्या उपयोग है। तो मेडिकल में अगर देखें तो देखो लगभग 30 पुनर्योजित औषधियां विश्व में मनुष्य के लिए प्रयोग हेतु स्वीकृत की जा सकती है। कितनी, 30। वर्तमान में इसमें से 12 जो है वो भारत में विकसित है। 12 किसमें है, भारत में। और सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है, एक जो चल रही है वो जैसे एक लोकप्रिय भी है, इंसुलिन। आनुवंशिकता कौन सी है, निर्मित कौन सी है, इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेनों से मिलकर बनी होती है। श्रृंखला से बनी, ठीक है, एक तो होती है ए और एक होती है बी। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इस तरह से ये होता है इंसुलिन। ये क्या है, इंसुलिन होता है। ठीक है, तो अब इनमें क्या हुआ है कि भाई एक जो है वो जो जीन बनाती है, अच्छा इंसुलिन मतलब क्या है, ये प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, ये प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा प्रोटीन है तो इसका मतलब प्रोटीन किससे बनेगा,
प्रोटीन बनता है डीएनए से, और डीएनए से भी किस पे, जीन से। तो इसमें जीन होगी। तो अब हमने क्या की, दो अलग अलग जीन निकाली, ठीक है। एक तो बनाती है ए पॉलीपेप्टाइड वाली, और दूसरी बनाई बी पॉलीपेप्टाइड वाली। दोनों को अलग अलग बनाया, ठीक है। और दोनों को फिर अलग अलग लेके फिर इनको क्या किया, ये जो है दोनों को अलग अलग किया। अच्छा, अलग अलग करके इस जीन को पहले तो अलग किया, ए वाली को इसमें वही वेक्टर में डाला, फिर परपोसी में डाला, परपोसी में फिर क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, ठीक है, वो डिवाइड हुई, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ा। तो एक तरफ तो अपने पास में क्या इकट्ठा हो गया, ए पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठा हो गई। दूसरी तरफ अपने वापस दूसरे वाले से जीन निकाली, कौन सी, जो बी वाली बनाती है, तो वो बनाई, उसको वेक्टर में डाला, ठीक है। पहले तो पीसीआर करते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन करते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़े, ठीक है। फिर उसको वेक्टर में डालते हैं, फिर उसको परपोषी कोशिकाओं में डालते हैं ताकि उसके उत्पादन हो सके। फिर वही बायो प्रोसेस के द्वारा फिर उसको गुजारा जाता है, उसमें से इंसुलिन को अलग किया जाता है। तो अब अपने पास में ए और बी दोनों पॉलीपेप्टाइड होगी। फिर ए और बी जो है वो अपने इसको अलग कर दिया और इनको डाइसल्फाइड द्वारा क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया, और अपने पास में क्या तैयार हो गया, इंसुलिन को तैयार हो गया। अच्छा, जो अपने बॉडी के अंदर जो बनता है इंसुलिन, जो पैंक्रियाज बनती है, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल होती है वो बनाती है, ठीक है। लैग्रेंज द्वीप समूह में जो 3 तरह की सेल होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, जिसमें से बीटा सेल जो होती है वो क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो जीन है वो क्या होती है कि यहाँ पे एक सी और होती है, कौन सी होती है, सी, एक जो होती है वो कौन सी होती है, सी पॉलीपेप्टाइड होती है, या सी पेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, ये चेन है। जब ए बी और सी तीनों जुड़ती है तब ये जो है वाला क्या कहलाता है, ये इमेच्योर कहलाता है। ये कैसा कहलाता है, ये इमेच्योर, इमेच्योर इंसुलिन है। कौन सा है, इमेच्योर इंसुलिन है, ठीक है। अब परिपक्व है, ठीक है, अभी ये मैच्योर नहीं है। लेकिन जब ए और बी जुड़ जाता है, ये कैसा है, ये मैच्योर, ये मैच्योर। अच्छा, मैच्योर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी वाली पॉलीपेप्टाइड अगर हटा देते हैं अपन, तो वो ए और बी पीछे रहती है, वो कैसी होती है, वो ही मैच्योर होता है, वो ही एक्टिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव इंसुलिन है जो कार्यरत करते हैं। और ये कैसा है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये अब बनाया जाता है। तो यहाँ पे कैसा किया जाता है, अलग अलग बनाया जाता है। वयस्क में होने वाले मधुमेह रोग का नियंत्रण समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है, ठीक है। अगर ज्यादा डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्वप्रथम एक जो इली लिली कंपनी जो थी अमेरिका की, उसने क्या बनाया था, ये इंसुलिन तैयार किया था। तो 1883 में, ठीक है, एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए लिए। मैंने अभी बताया था कितने डीएनए लेंगे अपन, यहां से 2, एक तो बनाएगा ए वाला, दूसरा क्या बनाएगा, बी वाला। 2 डीएनए अनुक्रमों की तैयार किया गया जो मानव में इंसुलिन श्रृंखला में ए और बी, कौन सी, ए और बी के अनुरूप होती है, ठीक है। अच्छा, इसको किसमें डाला, ई कॉली प्लाज्मिड में डाला, क्योंकि यहाँ पे इसको कॉपी करवाना, ठीक है, क्योंकि आगे भेजना है इसको परपोसी के अंदर। प्रवेश करवा के इंसुलिन श्रृंखला को उत्पादित किया। फिर वही इंसुलिन श्रृंखला को जो उत्पादित हुआ है ए और बी को, फिर उन दोनों को जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी, उन दोनों को क्या कर लेते हैं अपन, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। कौन सा बॉन्ड है इसमें, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। लिख दीजिए, चलो नेक्स्ट जो है वो है जीन चिकित्सा में। अच्छा, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो केवल एक जीन के कारण, जैसे आपने नाम सुना होगा फेनिलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जीन की एक खाली चेंज होने में, एक कोड को खाली चेंज होने के कारण जो है अपनी आरबीसी का जो है जो शेप जो है वो
जो बाई कॉन्केव होता है वो सीधा कैसा हो जाता है, सिक्कल जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो किसके कारण है, एक जीन जो है उसके अंदर चेंज होने के कारण होता है। फेनिलकीटोनुरिया में भी यही होता है। ठीक है, तो इनको कैसे बचाया जा सके, ठीक है, तो या इनको कैसे रोका जा सकते हो, आजकल क्या किया जाता है, इनका जीन में बदलाव किए जाते हैं। किसी बच्चे या भ्रूण में सबसे बेस्ट रहता है वो क्या रहता है, भ्रूण रहता है। शुरुआती दौर में अगर बदलाव होगा तो वो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि शुरुआत जब अपनी कोशिकाओं से होती है, ठीक है, अब अपने पास में अगर अपन शुरुआत करेंगे तो अपन केवल उसी कोशिका के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो जो शुरुआती दौर होता है उस समय अगर डालेंगे, क्योंकि वही विभाजित होकर बहुत सारी सेल बनाती है, तो उस सब के अंदर वो जो है वो जीन चली जाएगी। तो चिन्हित किए जाएंगे पर जीन दोषों में सुधार किया जाता है। इसमें से उसमें रोग के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या उत्तक में क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं को उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं। जो रोग वाली को निकालेंगे और सामान्य वाली को क्या करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जिसके कारण वो जो रोग जो हो रहा है उनको वहां से रिमूव किया जाएगा, और जो जो सही है, ठीक है, जीन, उनको वहां पे क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर, ठीक है, अपने कार्य को क्या करती है, संपन्न करती है, अपने कार्य को संपन्न करती है, अपने कार्य को संपन्न करती है। ठीक है, तो जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है, जीनों में अदला बदली की जाती है। नेक्स्ट है, जैसे सबसे पहले एक किया था जीन चिकित्सा में, पहला प्रयोग जो किया था वो किसमें किया था, 1990 में 4 वर्षीय लड़की में किया था, जिसमें अंदर प्रॉब्लम क्या थी, उसमें एडिनोसिन डी एमिलेज जो एंजाइम जो है वो नहीं बन रहा था, उसकी एंजाइम की क्या थी, ये एंजाइम है जिसकी कमी थी, एंजाइम की क्या थी, कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, ठीक है, उसको में कार्य करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए ये एंजाइम बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के क्या लिया था, लसीकारों कोशिका, लसीकारों का मतलब होता है लिम्फोसाइट ली, कौन सी कोशिका ली, लिम्फोसाइट कोशिका लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी साइट लेते हैं अपन, जो रोगी है उसकी कौन सी लेते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सेल को लिया जाता है। ठीक है, उसको निकाल के शरीर के बाहर, उसका बाहर क्या किया जाता है कल्चर करवाया जाता है, कल्चर संवर्धन करवाना उसको। ठीक है, फिर सक्रिय डीएनए में सी डीएनए पच्च विषाणु वाहक का प्रयोग कर, ठीक है, लसीकारों के अंदर जो सही डीएनए है वो उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो डीएनए जो सी डीएनए जो है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, और रोगी के शरीर में वापस फिर इसको सी डीएनए को डाला हुआ, फिर इसको पूरे को, दोनों को किसके अंदर, रोगी के शरीर के अंदर वापस डाल दिया जाता है, रोगी के शरीर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे में रोगी के अंदर वो क्या हो जाता है, वो सही हो जाएगा। लेकिन याद देखो, अगर रोगी जो है वो अगर, तो वो समय के साथ में ये जो कह रहे हैं कि भाई रोगी के अंदर अगर लिम्फोसाइट करेंगे तो ये कुछ समय के लिए ही होगा, किसके लिए, कुछ समय के लिए, बाद में वापस अपने को ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ये कोशिका प्राय मृत होती है, लेकिन इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसीकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अतः करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो फिर कैसे करें, अच्छा, इसका इलाज तभी संभव है यदि हम मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में, ये जरूर ध्यान रखना कौन सी अवस्था में है, ठीक है, प्री एम्ब्रियोनिक जो एज होती है उसके अंदर ही अपन इसमें चेंज करें, कोशिकाओं में उत्पादित डीएनए को प्रवेश करवा दिया जाए, तो ये स्थायी उपचार हो सकता है। कैसा हो सकता है, स्थायी उपचार हो सकता है जीन में। ठीक है, अपन अगर शुरुआती दौर में, प्रारंभिक जो भ्रूणीय अवस्था है उस समय अगर पता लगा दे कि भाई ये बीमारी है, ठीक है, तो उस समय उस जीन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये होती है जीन वाली। नेक्स्ट है आणविक निदान। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी में
पॉलीमर संकरा अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अपन पीसीआर, एवं एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषण आमापन, ठीक है, एलाइजा, कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोगी की आरंभिक पहचान की जाती है। पहले से ही क्या की जाती है, डीएनए का लेके फिर डीएनए का विश्लेषण किया जाता है कि इस डीएनए में क्या कमी है, ठीक है, और उससे पता लगाया जाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। रोगजनक जैसे जो विषाणु है, जीवाणु है, विषाणु है आदि की उपस्थिति में सामान्यता तब पता लगता है, जैसे सपोज मान लो जैसे आज किसी जैसे टीबी हो गई किसी को, ठीक है, तो टीबी हो गई तो जैसे बैक्टीरिया उसके आज गया तो हो सकता है उसको लक्षण आने में टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि जब उसकी संख्या बढ़ेगी तब अपने शरीर के अंदर उसके क्या आएंगे, लक्षण आएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है पीसीआर वो टेक्निक होती है जिसके कारण क्या किया जाता है, अपन लक्षण आने से पहले ही अपने जो डीएनए लेके, ठीक है, उसका जो है जिसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, उसकी कॉपी करवा के उसके द्वारा अपन पता क्या कर सकते हैं, उसको ये पता लगाया जा सकता है कि वो बीमारी उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो पता लगे जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हो, इसी बात क्या कह रहा है ये तो सामान्य बात है कि जो रोग में जीवाणु वायरस से होता है तब पता लगता है जब उसके लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, लेकिन जब बहुत कम मात्रा में होते हैं उस समय जब रोगी के लक्षण स्पष्ट नहीं देखते वो, तो उसकी पहचान पीसीआर द्वारा न्यूक्लियर अम्ल एप्लीकेशन, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए है, ठीक है, इनमें क्या किया जाता है, इसका कॉपी की जाती है, क्या की जाती है, इसकी कॉपीज तैयार की जाती है, ठीक है, और इसके द्वारा अपन पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर वो लक्ष्य वो रोगी या विषाणु जीवाणु वगैरह है या नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए आरएनए की एक एकल श्रृंखला एक विकिरण सक्रिय अणु जिसको बोलते हैं परिलक्षित जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए के साथ में क्या हो जाता है, संकलित हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद में स्विकर्णीय चित्रण जिसको ऑडियो रेडियोग्राफी कहते हैं, जैसे प्रॉप्स तैयार करते थे अपन, ठीक है, वो उसमें साथ में संकलन करवा के उस तरह से इसमें भी तैयार किए जाते हैं जिसको ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। क्लोन जिसके में उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं छायाचित्र पटल पे या फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते, यानी ये कह रहा है कि जिसपे क्लोन में उत्प्रेरित जीन अगर मिलते हैं तो वो उस पर दिखाई नहीं देते क्योंकि संरक्षित प्रॉप्स मैंने पढ़ा था, प्रॉप्स संकलन करवा के डीएनए फिंगरप्रिंट्स में, ठीक है, उसमें वही इलेक्ट्रोजेल पोरेसिस से अपन अलग करते हैं फिर उनमें देखा जाता है उत्परिवर्तन जीन आपस में एक दूसरे की पूरक नहीं होती, यानी उत्परिवर्तन जीन जो होती है वो आपस में एक दूसरे से पूरक नहीं होती, क्यों पूरक कौन सी होती है, संप्रेरित और सामान्य जीन जो होगी वो कैसी होगी, एक दूसरे के पूरक होती है। एंजाइम संलग्नता प्रतिरक्षा शोषण आमापन एलाइजा जिसमें क्या की जाती है, प्रतिजन प्रतिरक्षा पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, यानी अपने अंदर जैसे ये क्या होता है, एलिजा टेस्ट होता है, ठीक है, अच्छा एलिजा टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है अपने किसके, एड्स के लिए होता है। तो एड्स में अंदर क्या देखा जाता है, विषाणु को देखा जाता है, नहीं, एड्स के अंदर ये देखा जाता है कि विषाणु जिस एचआईवी वाले विषाणु को, ठीक है, मारने के लिए अपनी बॉडी जो प्रति बॉडी जो बनाती है या अपन कह सकते हैं एंटीबॉडी जो बनाती है, प्रतिरक्षी जो बनाती है, उस प्रतिरक्षी जो है उसके अंदर मिल रही है अपनी बॉडी के अंदर उस एचआईवी के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो एचआईवी से है, जो है क्या ग्रसित है, यानी क्या देखी जाती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी देखी जाती है, वायरस को नहीं देखा जाता है, ठीक है, ठीक है, इसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं अपन, एलिसा टेस्ट में बोलते हैं, प्रतिजन प्रतिरक्षी, ठीक है। रोगजनकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों प्रोटीन जन ग्लाइकोप्रोटीन्स की उपस्थिति में रोगजनक के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पे की जाती है, किसके आधार पे, प्रतिरक्षी के आधार पे की जाती है, यानी बीमारी जो होगी वो वायरस को डिटेक्ट करने के बहुत ही कम साधन है, वायरस डिटेक्ट नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो उनमें क्या देखा जाता है कि अपनी बॉडी जो है वो उसके लिए जो प्रतिरक्षी बना रही है वो बनी है या नहीं बनी है तो इसका मतलब वो वायरस भी अंदर होगा, ठीक है, तो ये बात करना चाह रहे हैं। अब एक परजीवी जंतु जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसजेनिक एनिमल,
ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा, ठीक है, एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित हो जाती है, यानी जीन में क्या करते हैं, हेरा फेरी या अदला बदली करके, ठीक है, या हेर फेर लिख दो। डीएनए के अंदर जीन का क्या किया जाता है, हेर फेर, हेर फेर, ठीक है। जो अपना लक्षण व्यक्त करता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं, ठीक है। पराजीवी, परजीवी नहीं है, पराजीवी है, पराजीवी, ठीक है, पराजीवी जंतु कहते हैं, या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। बीटी कॉटन वगैरह सब क्या है, वो ट्रांसजेनिक पादप है। अब ये प्रयोग किस पे करते हैं, चूहे पे, खरगोश पे, सुअर पर, भेड़, गाय, मछली आदि में पैदा हो चुके हैं। इसके बावजूद उपस्थिति पराजीव जंतुओं में 95% से अधिक जो प्रयोग किए गए वो किस में किए गए, चूहे पे करते हैं, तो मोस्ट ऑफ चूहे पे किए जाते हैं। पहला, सामान्य शरीर की क्रिया एवं विकास, इसमें जीनों का नियंत्रण कैसा है, उनके शरीर के विकास एवं सामान्य कार्यों पे पड़ने वाले प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। यानी इस पे जैसे ये भी जो है वो जैसे चूहे पे किया तो चूहे पे ये देखा जाएगा उन जीवों का नियंत्रण कैसा है, उसका शरीर के विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके सामान्य कार्यों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अनेक पराजीवी जंतु, ठीक है, इस जंतुओं से निर्मित है जिनमें रोग के विकास में जीन की भूमिका होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है वो अपन ने चेंज किया और उस पर फिर ये देखा जाएगा कि अगर वो जो रोग हो रहा है वो इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, इस रोग की क्या भूमिका है उसके अंदर वो देखा जाएगा। वो किसमें, अनेक पराजीवी जंतुओं में देखा जाता है रोग के लिए। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए किए जाते हैं, के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनती है, यानी जो जैविक उत्पाद का मतलब जो होता है यानी वो जीवों के अंदर ही बनती है, ठीक है। और ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत कैसा होता है, महंगा होता है, ठीक है। पराजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनके डीएनए के भाग यानी जीनों को प्रवेश करवाते हैं और विशिष्ट उत्पाद को के निर्माण में अपन क्या कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, वही पराजीवी जंतु जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करेंगे, वो उत्पाद बन रहा है और उसी उत्पाद से अपन पता लगाएंगे कौन सा जीन बना रहा है, ठीक है, और वो उससे उत्पाद को अपन निर्माण में भाग लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, डीएनए को चेंज किया और चेंज करके वो उत्पाद को बनाया और वो उत्पाद अपने लिए उपयोगी में आने लग गया। और भी है, जैसे मानव के अंदर प्रोटीन अल्का 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फाइसीमा के निदान में होता है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोनूरिया जो अभी बताया था, ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीकेयू, ठीक है, पुट्टिकीय रेशमता निदान में भी किया जाता है, ठीक है। इनमें भी जीन में क्या किया जाता है, चेंज करके, ठीक है, उनमें ये जो रोगों से निदात पाई जा सकती है। 1977 में सर्वप्रथम पराजीवी जो गाय जिसका नाम था रोजी, ठीक है, ये याद रखना है, रोजी जो गाय जो थी वो सबसे पहले पराजीन जीन में चेंज करके बनाई गई। अच्छा, वो क्या था, उसके अंदर जो मानव प्रोटीन संपन्न दूध था, ठीक है, उसमें 2.4 ग्राम प्रति लीटर क्या मिलता था, प्रोटीन मिलता था, ठीक है, जो सामान्य जो गाय जो दूध देती है उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टोएल्बुरिन मिलता है जो मानव शिशु के लिए अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व होता है, ठीक है, जो दूसरी गायों में, जो साधारणतः गायों के दूध के अंदर नहीं मिलता। तो ये फायदा हुआ कि अब बाहर से अपन को लाने की जरूरत नहीं है। अल्फा लैक्टोएल्बुरिन जो क्या होता है, जो शिशु के लिए पोषक तत्व होता है, जो उस गाय से भी अपन को प्राप्त हो रहा है। और ऐसी गाय जो है सर्वप्रथम कब बनाई थी, रोजी जो बनाई थी वो कौन सी, 1977 के अंदर इसको बनाया गया था। फिर टीका सुरक्षा में, टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा जांच के लिए पराजीवी चूहों पे जैसे पराजीवी के लिए क्या होता है, पहले जो भी होगा वो एनिमल्स पे प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसमें फिर क्या दी जाती थी, क्योंकि अपना जो सिस्टम है वो सिमिलर होता है किसके,
जो चूहे हैं, बंदर हैं, उनके अंदर। तो सबसे पहले उन जंतुओं पे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, ये अविषालुता, ठीक है, सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। ठीक है, ये वह विधि होती है जो औषधि या अविषालुता परीक्षण हेतु उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, पराजीवी जंतुओं से मिलने वाली कुछ जीन अविषालु पदार्थों के प्रति अति क्या होती है, संवेदनशील होती है, जबकि अपरजीवी जंतुओं ऐसा नहीं कर पाते। यानी उनको जैसे ही वो जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगा, वो संवेदनशील होते हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि भाई ये जो है वो विषालु या विषाली या विषैली पदार्थ होते हैं। जो अपराध जंतु जो होते हैं उनके अंदर वो पता नहीं लगता, इसलिए इनको बनाया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल में, ताकि अपन आगे कई प्रकार से जो है मानव रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता को अपन पैदा कर सकते, या ऐसे टीके हैं, ऐसी दवाइयां हैं, वो इससे बनाया जा सके। अब है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, ठीक है, क्या है नैतिक मूल्य? भारत सरकार ने ऐसे संगठनों की स्थापना की है जिसको बोलते हैं जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, या आनुवंशिक अभियांत्रिकी संसूत्री समिति, जो जीएम अनुसंधान से संबंधित कार्यों को वैज्ञानिकता एवं जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों को सवितृवेश में सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेती है। यानी जीएम से कौन सा पौधा बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, उनके क्या उत्पाद होंगे, ये सारी जो है वो कौन कंट्रोल करता है, इसको जीईएसी करता है, या यही उसको क्या देता है, गवर्नर करता है, या यही उसको क्या करता है, परमिशन देता है। ठीक है, तो ये होती है जीईएसी। जैसे बासमती धान अपनी सुगंध स्वाद के लिए मशहूर है, बासमती चावल आता, ठीक है, धान का मतलब चावल। इनकी 27 पहचान की गई किस्म भारत में उगाई जाती है। पुराने ग्रंथों में, लोक साहित्य में, कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे यह पता लगता है कि ये कई सौ वर्ष पहले उगाए जा चुके हैं। ठीक है, वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एक्वस या ट्रेडमार्क, जिसको बोलते हैं पेटेंट, क्या बोला जाता है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कोई अगर डिस्कवरी होती है या कोई चीज को बता रहा है तो सबसे पहला जो है वो उसको पेटेंट मिला जाता है, या वो पेटेंट लेता है अपना उसका। ठीक है, और पेटेंट लेने के बाद में अगर उसके बाद में जो डिस्कवरी होती है उसी से रिलेटेड, तो उसका परसेंटेज जो होता है वो उस आदमी को जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क था, तो एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो उन्होंने, अमेरिका वाले ने ये, उससे पहले जैसे एक सिंपल चीज है नीम के बारे में, ठीक है, तो नीम में जो होता है कि एंटीबायोटिक जो है प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, जो कई साल 100 जो है वो पुराने हैं। ठीक है, और अभी जो आधुनिक जो है वो कुछ दूसरे जो है, जैसे कुकुरमा, लौंगा, हल्दी का भी है सेम। तो जो है वो अमेरिका जो है वो कह रहा था कि ये जो है वो हमने बताया कि इसमें हल्दी के अंदर, कुकुरमा, लौंगा के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक की क्या होती है, प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो बात जो है वो हमारे ग्रंथों के अंदर जो है वो कई साल, 100 साल या हजारों साल पहले ही क्या हुई है, लिखी हुई है। ठीक है, तो हजारों साल पहले लिखी हुई जो बातें हैं, यानी हमारे देश ने लिखी हुई है, इसलिए उसका जो पैटर्न जो था वो क्या कर दिया था, रद्द कर दिया गया। ठीक है, यानी अपने को ऐसा प्रूव करना पड़ता है कि भाई जो अपने जो ये बातें जो है वो अपन पहले से ही अपने ग्रंथों में या कहीं ना कहीं अपने जो है साहित्यों या कविताओं के अंदर या कहीं पे भी यह लिखी गई होती है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जो दूसरे संगठनों के साथ में राष्ट्रीय संबंधित लोगों को बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं सतीपूर्वक भुगतान जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोप्रेसी कहलाता है। यानी बिना किसी, जैसे कि एक जंगल है, वहां पे अगर कोई दूसरे में आके वहां जो है वो आज से जड़ी बूटियां या फिर कोई भी ऐसी दवाइयां जो लेके और फिर वो बताते हैं कि ये दवाइयों को जो है हमने खोजा, तो वह स्थानीय लोग जो रह रहे हैं जिनको पहले से ही पता है कि ये दवाई काम में आती है या इस पौधे से ये ये अच्छे गुण है जो इस रोग के अंदर, उपचार के अंदर काम में आते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या दूसरे संगठनों के साथ में राष्ट्रीय संबंधी लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन लिए, व्यवस्थित अनुमोदन यानी बिना परमिशन, सतीपूर्वक भुगतान किए, यानी कोई भुगतान भी नहीं, ठीक है, और जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोप्रेसी कहलाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, बायोप्रेसी बोला जाता है।
भारतीय संसद में हाल ही में भारतीय एकस्व बिल इंडियन पेमेंट, ठीक है, पेटेंट, पेटेंट बताया था अभी, ये रहा पेटेंट, ठीक है, में दूसरा संशोधन पारित हुआ कि जो ऐसे मुद्दों को ध्यान लेगा जिसके अंतर्गत एकस्व निम्न संबंधित आपातकालीन प्रावधान या अनुसंधान या विकासीय प्रयास में शामिल किए हैं, ठीक है। यानी जो है वो कह रहा है कि भाई जो भारतीय संसद में हाल ही में एक जो है बिल पारित हुआ है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो ऐसे मुद्दे हैं उन पे ध्यान देगा वो, ठीक है, और जिसके अंदर जो एकस्व नियम संबंधी जो नियम है, यानी कौन इसका जो पेटेंट ले सकता है, उसके क्या क्या नियम है, उसके आधार पे ही उसको पेटेंट दिया जाएगा। अगर इसके आधार पे नहीं है तो उनके पेटेंट को जो दिए हुए भी है तो उनको रद्द किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ जो है वो कृषि के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर इनके क्या क्या उपयोग है, आणविक जीन में जीन के अंदर क्या चेंज किए जा सकते हैं, तो ये और नैतिक मूल्य क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।